इलेक्शंस, डेमोक्रेसी, प्रोसीजर, आइडेंटिटी, सिटीजन्स राइट, ये कुछ वो शब्द हैं जो आपस में काफ़ी रिलेटेड है और इन सब को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके ऊपर है, तो वो है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। क्योंकि डेमोक्रेसी एसेंशियल सेंस में तभी इंश्योर कर सकते हैं जबकि इलेक्शंस अच्छे से हो और क्लैरिटी के साथ हो, प्रोसीजर सही हो, करप्शन ना हो, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ना हो। तो इन सब के बीच में इलेक्शन कमीशन एक वो बॉडी बन जाती है जो कि एक रिफॉर्म ला सकती है, एक रिफॉर्म रेवोल्यूशन ला सकती है और एक तरह से स्टेट कर सकती है कि क्या एसेंशियल एलिमेंट होता है डेमोक्रेसी का। तो इसीलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया बिल जो लाया जा रहा है कि रेगुलेट किया जाए अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। तो क्या है उसके पॉजिटिव्स, क्या है उसके नेगेटिव्स, तो इन सब एंगल से हम उसको एनालाइज करेंगे क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो यूनियन गवर्नमेंट एक बिल ला रही है और वहाँ पे प्रपोज किया जा रहा है कि जो पैनल है जो अपॉइंट करता है इलेक्शन कमीशन को उसमें कुछ चेंजेस किया जाए। तो अगर हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमको क्या दिखता है कि रिपेल किया जाएगा क्या इलेक्शन कमीशन कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ ईसी एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991 और इसको रिप्लेस किया जाएगा बाय द बिल ऑफ 2023। तो यहाँ क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रोविजन तो है कॉम्पोजिशन जो इलेक्शन कमीशन का था उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे सबसे पहले बात की जाती है क्या कि जो इलेक्शन कमीशन है उसमें 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसको हम कहते हैं CEC, दूसरा होता है सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स जैसा प्रेसिडेंट फिक्स करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे ये बात हो जाती है। तो अभी प्रेजेंटली 3 लोग होते हैं, तो CEC और अदर EC यानी इलेक्शन कमिश्नर्स जो है वो कौन अपॉइंट करेगा, तो अपॉइंट करने वाला अथॉरिटी कौन है, तो वो है प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो ये लाइन जो है इस पे क्लैरिटी हमें होनी जरूरी है। तो अगेन CEC होगा प्लस अदर इलेक्शन कमिश्नर्स जैसा नंबर प्रेसिडेंट फिक्स करे और अपॉइंट करने का अथॉरिटी कौन है, तो प्रेसिडेंट ही है। क्वालिफिकेशन क्या होता है, तो क्वालिफिकेशन ये होता है कि जो CEC होते हैं या इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं वो अपॉइंट होते हैं फ्रॉम अमंग्स द पर्सन हु आर होल्डिंग और हैव हेल्ड अ पोस्ट इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन है कि उनका जो पोजीशन है वो मतलब उनकी जो रैंकिंग है वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वो लोग होंगे जो इंटेग्रिटी मतलब अगेन इंटेग्रिटी का एक एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इलेक्शंस कंडक्ट करवा रहे हैं तो उनका जो कैरियर रहेगा जो सिलेक्ट होंगे वो इंटेग्रिटी उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द मैनेजमेंट एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, क्योंकि बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। तो ये लिखा हुआ है। सर्च कमेटी क्या होती है, तो सर्च कमेटी होती है जिसमें अगेन हेड कौन होता है, एक कैबिनेट सेक्रेटरी होता है और उसमें अगेन देयर आर टू अदर मेंबर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब एक कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करेगा इस सर्च पैनल को, उसके अंदर भी वो होंगे सेक्रेटरीज होंगे जिनकी अगेन नॉलेज वगैरह होंगी इलेक्शंस के मैटर पे और वो एक प्रिपेयर करेंगे 5 लोगों का लिस्ट, मतलब एक प्रिपेयर करेंगे एक पैनल ऑफ 5 persons for consideration of the selection committee for appointment of CEC and other EC। अब आप बात करेंगे सिलेक्शन की, जो पैनल है जो सिलेक्शन कमेटी के पास जाएगा वो क्या है। थोड़ा सा यहाँ पे एक तरह से आपको लग रहा होगा कि हाँ बहुत सारे पॉइंटर्स है, पर अगर आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे बहुत इजी बन जाएगा। इससे ज़्यादा हम लोग अगर देखा जाए तो बुक्स में जिस तरह से पढ़ते हैं समझ नहीं आता है, तो यहाँ पे एक बार अच्छे से सुन लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। तो सिलेक्शन कमेटी क्या है ये बारे में ध्यान से सुनिएगा। तो अगेन 5 लोगों के नाम पैनल ने मतलब जो कैबिनेट सेक्रेटरी उसने निकाल लिए, छांट लिए और सिलेक्शन कमेटी के पास जा रहा है। तो सिलेक्शन कमेटी में क्या है, तो CEC एंड अदर EC शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। तो ये लैंग्वेज लिखी हुई है, तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। अब ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि बिल भी इसके अराउंड है। तो सिलेक्शन कमेटी में होगा कौन, तो प्राइम मिनिस्टर होगा जो कि चेयरमैन होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द हाउस ऑफ पीपल तो वो मेंबर होगा, तो दैट इज देयर, तो अपोजिशन का लीडर। एंड थर्ड क्या है, एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा जो कि नॉमिनेटेड होगा बाय द प्राइम मिनिस्टर जो कि मेंबर होगा। अब जैसे कि अब नितिन गडकरी को कर लीजिए, मोदी जी की चॉइस है, मतलब कि निर्मला सीतारमण जो भी कैबिनेट का मतलब कि मिनिस्टर होगा जो प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते, तो ये 3 लोग होंगे इस सिलेक्शन कमेटी में।
इन द हाउस ऑफ पीपल वेयर द लीडर ऑफ अपोजिशन हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज एज सच, जैसा कि अभी कंडीशन चल रहा है, तो लीडर जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का होगा उसको हम लोग मान लेंगे कि वही लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो ये भी क्लैरिटी हम आपको यहीं पे ऑफर कर देते हैं। तो जो अपॉइंटमेंट होगा सीईसी का या फिर अदर सीईसी का, वो इनवैलिड नहीं कहलाया जाएगा मेयरली बाय द रीजन कि वहाँ वैकेंसी रह गई या फिर और एनी अदर डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी की। सिलेक्शन कमेटी में चलो कोई एब्सेंट हो गया, जैसे कि सपोज कोई नहीं आया, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं आए, तो वो फिर भी सिलेक्शन हो गया, तो इसका ये इस लूप होल की वजह से ऐसा नहीं होगा कि इनवैलिडेट कर दिया जाए। अब ये लिख दी जाएगी बात आपके प्रीलिम्स में, हम लोगों को क्या लगा गलत बात है भैया, हम तो हटा देंगे, पर यहीं पे नॉलेज का पावर हो जाता है। अब पावर क्या है सिलेक्शन कमेटी की कि रेगुलेट करे अपना खुद का प्रोसीजर। तो सिलेक्शन कमेटी जो है वो रेगुलेट करेगी खुद का प्रोसीजर इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर फॉर सिलेक्टिंग द सीईसी और अदर सीईसी। सिलेक्शन कमेटी का बहुत ज्यादा पावर है यहाँ पे, हमें ये दिख रहा है। तो सिलेक्शन कमेटी जो है यहाँ पे कंसीडर कर सकती है एनी अदर पर्सन जो कि सर्च कमेटी ने ना भी दिया हो, जैसे कि अब मोदी जी का मन हो गया किसी और इंसान को, वो कैबिनेट सेक्रेटरी ने जबकि उसका नाम नहीं भी डाला तब भी वो ला सकते हैं, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं अगर सिलेक्शन कमेटी हाँ बोल दे तो दैट इज देयर। तो यहीं पे इसी तरह से इलेक्शन कमीशन का जो ये यहाँ पे आइडियाज हैं, जिस तरह से हम प्रोसेस आपको समझ में आ रहा होगा कि इट इज समथिंग दैट इज नॉट वेरी क्लियर, राइट, इट इज समथिंग दैट लीव्स द स्कोप फॉर मैनिपुलेशन। तो यही पे प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। और इसका क्रिटिसिज्म भी हमेशा से हुआ है क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो प्रोसेस है दैट शुड बी वेरी क्लियर, वेरी स्ट्रिंजेंट, बट यहाँ पे इतना नहीं है। टर्म ऑफ ऑफिस क्या है, तो सीईसी और जो ईसी हैं वो लोग 6 साल तक, तो 6 साल तक फ्रॉम द डेट जहां से वो अज्यूम करते हैं अपना ऑफिस वहां तक होगा, या तो 6 साल कर लीजिए या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज, जो भी पहले हो जाएगी उतना माना जाएगा टर्म ऑफ ऑफिस। सीईसी और ईसी जो है ये एलिजिबल नहीं होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पॉजिटिव पॉइंट है कि वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। ये तो अच्छा कर दिया पॉइंट, क्योंकि भैया रीअपॉइंटमेंट भी अगर हो जाता तो प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि फिर इलेक्शन कमीशन क्या कहता है कि भैया अच्छे से काम कर लो फिर से रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, रीअपॉइंटमेंट का प्रोसीजर ही नहीं है ताकि ऑटोनॉमी रहे। जहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपॉइंटेड होता है एज सीईसी, उसका टर्म जो है शैल नॉट बी मोर देन 6 years इन एग्रीगेट एज इलेक्शन कमिश्नर एंड द सीईसी। तो कोई इलेक्शन कमिश्नर है उसी को ही हमने सीईसी कह दिया, चीफ कर दिया, तो पूरा टर्म मिला के 6 साल ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों टर्म्स मिला के इलेक्शन कमिश्नर और सीईसी। ये नहीं कि सीईसी बन गया तो फिर से पूरा 6 साल दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। सैलरी और अलाउंसेस की बात करें या जो भी कंडीशंस ऑफ सर्विस होती है सीईसी और इन सब की, तो वो सेम होती है एज दैट ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी। तो यहाँ पे ये भी कैबिनेट सेक्रेटरी की इक्विवेलेंट होगी, तो ये भी क्लियर कर दिया गया है, करा हुआ है, ठीक है। तो दैट इज द रेजिग्नेशन एंड रिमूवल कैसे होता है, तो सीईसी इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एट एनी टाइम राइटिंग में अपने हैंड से, मतलब खुद से लिख के प्रेसिडेंट को लिख सकते हैं लेटर और रिजाइन मार सकते हैं। सीईसी और ईसी जो है वो रिमूव नहीं हो सकते एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस जो कि फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोविजोस में दिया हुआ है अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी हमें लिखा हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी यहाँ पे दी हुई है। डिस्पोजल ऑफ द बिजनेस, तो अगेन इलेक्शन कमिश्नर्स में बाय यूनानिमस डिसीजन रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एज ऑल्सो एलोकेशन ऑफ इट्स बिजनेस अमंग द सीईसी एंड ईसी। तो अपने अंदर में वो लोग यूनानिमसली कर लेंगे कि किस तरह से बिजनेस को कंडक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे अब बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन जैसे कैसे फंक्शन करती है, अंदर काम कैसे चलता है। जो भी बिजनेस होगा इलेक्शन कमीशन का वो मतलब एज फार एज पॉसिबल वो ट्रांजैक्ट होगा यूनानिमसली, मतलब कि सबका कंसेंट होना चाहिए जितने भी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं और चीफ इलेक्शन। और अगर चीफ इलेक्शन कमीशन या फिर कोई भी ईसी डिफर करता है अपने ओपिनियन में, ये बात सुन लीजिएगा, अगर वो डिफर करता है, उसका कुछ और मन है, तो ऐसा जो मैटर है वो होगा कैसे डिसाइड अकॉर्डिंग टू द मेजोरिटी। यहाँ पे ये नहीं है कि सीईसी ने कह दिया वही होगा, भले ही चीफ लगा हुआ है नाम पे, पर हाँ मेजोरिटी बेसिस पे डिसीजन होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट, यहाँ पे मैं जजमेंट भी कवर कर रही हूँ, जजमेंट हमारी जैसे ट्रेडिशनल बुक्स में नहीं दिया होता है यहाँ पे, लेकिन जजमेंट समझना बहुत जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। तो अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, तो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि जो अपॉइंटमेंट है सीईसी या इलेक्शन कमीशन का, दैट शैल बी मेड बाय द प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन द एडवाइस जो कि कमिटी देगी। जो इस कमेटी में कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, पर वहीं पे हमने पहले क्या पढ़ा था,
तो कैबिनेट मिनिस्टर जो कि नॉमिनेटेड है बाय प्राइम मिनिस्टर, ऐसा है इलेक्शन कमेटी में। The court also added that the aforesaid judgment that the said norm provided by the Supreme Court will continue to hold good till a law is made by the Parliament। तो फिर मतलब वही चल रहा था जैसा हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, पर हाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भैया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। इस जजमेंट में, कौन सी जजमेंट में? अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ताकि ट्रांसपेरेंसी आ जाए। अब हम आते हैं सीधा बिल पे। अभी तक हम लोगों ने बेसिक्स डिस्कस कर लिया जो कि बहुत ज़रूरी था क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। अब हम लोग आएंगे क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो चेंजेस क्या है? तो सबसे पहला चेंजेस ये है कि इलेक्शन कमीशन कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991 को रिप्लेस कर दिया जाएगा 2023 के एक्ट से। अब ये जो पहला एक्ट था उसमें प्रोवाइड किया जाता था कि अपॉइंटमेंट जो सीईसी और ईसी का कौन होगा, वो प्रेसिडेंट करेगा। यहाँ पे अब जो चेंजेस है उसमें ऐड कर दिया गया है कि सीईसी और ईसी जो है वो अपॉइंट होंगे बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। तो दैट इज देयर, तो सिलेक्शन कमेटी का यहाँ पे आइडिया आ गया है, ठीक है। पहले जो होता था वो तो उसमें एक्ट में ये नहीं लिखा था कि सिलेक्शन कमेटी कैसी होगी, तो the act does not provide for any selection committee for appointment of the CEC and ECs, ठीक है। पर अभी क्या हो गया है? तो अभी क्या है? तो इट प्रोवाइड्स फॉर द सिलेक्शन कमेटी जिसमें कौन कौन होगा, तो प्राइम मिनिस्टर होगा, जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर होगा, चेयरपर्सन होगा जो कि, और उसके अलावा लीडर होगा जो कि अपोजिशन का होगा लोकसभा से, और एक यूनियन मिनिस्टर, मतलब सुप्रीम कोर्ट का ने कहा था ना अपनी जजमेंट में कि भैया चीफ जस्टिस होगा, वो सब नहीं है भैया, पार्लियामेंट सुप्रीम है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट का यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो कि नॉमिनेट होगा बाय द प्राइम मिनिस्टर। पहले जो एक्ट था उसमें क्या था, तो एक्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी सर्च कमेटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी एंड ईसीस। अभी क्या है, तो एक कमेटी, सर्च कमेटी होगी जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी हेड कर रहा होगा। पहले एक्ट में क्या था, तो उसमें कोई भी क्वालिफिकेशन क्या होती है पर्सन की टू बी अपॉइंटेड एज सीईसी और ईसी, वो नहीं दिया होता, और ये बेसिक लूप होल था, ठीक है। अभी जो बिल है उसमें क्या हो गया है, तो वहां पे कहा गया है कि एक्सपर्टीज होना चाहिए कि मैनेज कर सके, कंडक्ट कर सके अच्छे से इलेक्शन, तो ये क्वालिफिकेशन डाला हुआ है। बट अगेन ये भी एक तरह से शॉर्टकमिंग क्योंकि बहुत अच्छा, मतलब एक ओपन लैंग्वेज है। पहले क्या था कि द एक्ट प्रोवाइड्स दैट द सैलरी ऑफ द ईसीज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के अकॉर्डिंग होगी, के इक्विवेलेंट होगी, ये मतलब पहले एक्ट में दिया गया था। अभी क्या बात की गई है कि जो सैलरी है सीईसी और ईसी की वो कैबिनेट सेक्रेटरी की जितनी होगी, तो यहाँ पे ये चेंज किया गया है। पहले जो एक्ट था उसमें क्या था, तो द बिल डज नॉट हैव एनी प्रोविजन अबाउट रीअपॉइंटमेंट्स। वहीं पे अंडर द बिल, अभी जो बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है उसमें क्या था कि हाँ यहाँ पे कोई रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, ये क्लैरिटी कर दिया, और ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, ओके। तो दैट इज देयर। अब हम बात करेंगे अपने एनालिसिस को लाते हैं, तो इश्यूज क्या है नया बिल से। अभी हमने बिल समझ लिया है, कैसा अपॉइंटमेंट है, क्या चेंजेस है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या थी, क्या उसमें लेकिन पार्लियामेंट ने क्या बोला है और किस तरह से हो रहा है, रीअपॉइंटमेंट मना कर दिया गया है, ये सब बातें हमने कर ली है। अब हम बात करेंगे क्या कि इश्यूज क्या है विद द न्यू बिल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन उठता है। आर्टिकल 324 क्लॉज 5 जो है वो कहता है कि जो टर्म्स ऑफ सर्विस होगी सीईसी और ईसी की विल बी इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट प्रोवाइडेड दैट द रिमूवल ऑफ द सीईसी विल बी एज द रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड द इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सीईसी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये आर्टिकल 324 कहता है कि भैया जो रिमूवल है वो सीईसी का कैसे हो सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जजेस का होता है, और इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं, ईसीज जो होते हैं, वो रिमूव कैसे हो सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये जो प्रोविजंस है ये अमेंड नहीं हो सकती बाय द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। इसके लिए हमें अमेंडमेंट करना होगा क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल 324 क्लॉज 5 में। तो यहाँ पे अगेन ये जो रिमूवल है इस प्रोसेस में अगर चेंजेस ला रहे हैं तो उसके लिए अमेंडमेंट आना चाहिए, ना कि सिर्फ एक ऑर्डिनरी बिल। सेकेंड क्वेश्चन उठता है इंडिपेंडेंस का। तो सिलेक्शन कमेटी जो है वो अगेन उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट क्वेश्चंस तक इंडिपेंडेंस ऑफ सिलेक्शन कमेटी, क्योंकि अगेन एक तो प्राइम मिनिस्टर ही हो गया, दूसरा कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, तो बात तो एक पार्टी तो एक ही रहेगी ना, तो वहां पे इम्पार्शियलिटी का क्वेश्चन उठ जाएगा।
डाउनग्रेडेड द कंडीशन ऑफ सर्विस, क्योंकि जो बिल में है अगर स्टेटस और देखा जाए सीईसी और इलेक्शन कमीशन का, सैलरी पहले कैसा था, सुप्रीम कोर्ट के जज के अकॉर्डिंग था, अभी कितना हो गया, कैबिनेट सेक्रेटरी के हो गया। तो जज और सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी दोनों में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसका थोड़ा सा इंडिपेंडेंस ज़्यादा माना जाता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं सर्विस कंडीशन में डिग्रेडेशन हो गया। इशू क्या है, तो कुछ इश्यूज रह ही गए हैं जो पहले भी थे अभी भी हैं। तो जैसे इशू हो गया कि जो सीईसी है, if he was not holding office for 6 years, remains as the provision made under bill that combined tenure of the CEC cannot be more than 6 years. Retirement age 65 years for CEC leaves the possibility tenure being less than 6 years, क्योंकि बात कर ली गई ना कि अगर कोई इलेक्शन कमीशन CEC हो गया तो टोटल 6 years ही रहेगा। तो कई अब कोई 4 साल तक CEC था, 2 साल के लिए प्रमोट हो गया, तो टेन्योर तो भैया वही है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, तो ये इशू रह जाएगा। ओके, अब आर्ग्यूमेंट फेवर में क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है कि कोई भी सब्जेक्ट हो टू द प्रोविजन ऑफ द पार्लियामेंट लॉ, प्रेसिडेंट कैन डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ सीईसीज एंड इलेक्शन कमीशंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द पार्लियामेंट लॉ, President can determine the condition of service of CEC and ECs। तो कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया पार्लियामेंट के हिसाब से प्रेसिडेंट कर सकता है, तो इस तरह से एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल ही है ये बिल। तो ये वो आर्ग्यूमेंट को ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अकॉर्डिंग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, जो डायरेक्शन था, जो कि दिया गया था क्या, कि जो लॉ है मेड बाय द पार्लियामेंट, सो द बिल अग्रीज विद द जजमेंट, क्योंकि यहाँ पे लॉ तो पार्लियामेंट ही कर रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कह दिया था कि लॉ के मतलब पार्लियामेंट के हिसाब से होगा, तो वो भी बात है। प्रोवाइड्स फॉर क्वालिफिकेशन, जो यहाँ पे जो बिल है वो एक तरह से एम्बिग्यूटी जो थी, जो पहले क्वालिफिकेशन नहीं दी गई थी, डिस्क्रिप्शन रहता था एग्जीक्यूटिव का, वो कम होगा, क्योंकि यहाँ पे कह दिया कि भैया एक्सपर्टीज होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा इन दीज, ये सारी जो बॉडीज का है, तो अगेन एक सर्च कमेटी होगी, तो वो भी एक अच्छा आइडिया है। क्लैरिटी अगर दे दिया गया है रीअपॉइंटमेंट की, तो इनिशियली जो है उधर क्लियर प्रोविजन नहीं था कि रीअपॉइंटमेंट हो सकता है कि नहीं, अभी क्लैरिटी दे दी गई है कि नहीं हो सकता है, तो ये सारे पॉइंटर्स पॉजिटिव्स हो गए हैं। तो इन नटशेल हम लोगों का जो डिस्कशन है काफ़ी होलिस्टिक रहा है। हम लोग बोल सकते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने एक तरीके से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने सोचा था कि फ्री एंड फेयर होगा, तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ओल्ड सिस्टम था जिससे पहले किया जाता था अपॉइंटमेंट, उसमें कुछ इनहेरेंट प्रॉब्लम्स थे, और ये हमारे सीईसी जैसे कि सुकुमार सेन हो गया, और बहुत फेमस TN शेषान अगेन जिनकी डेथ 2019 में हुई है, उन्होंने भी बात किया था, तो ये सब प्रॉब्लम्स उन लोगों ने भी एम्फेसाइज किया था। तो दिस बिल हैज इंट्रोड्यूस्ड सम थिंग्स दैट कैन एक्चुअली फिल द लूपहोल्स जो कि ओल्ड एक्ट में थे। कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं, तो वो सब तो चलता ही रहेगा। And yes, that is there. So election commission and democracy, something that is very much related. So yes, please like, share and subscribe for such videos. Thank you.